मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि किसी बाहरी ताकत ने शी जिनपिंग पर हमला करा, ये बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर ही उसके खिलाफ coup की तैयारी चल रही है। ये वेस्टर्न मीडिया भी डिस्कस कर रहा है, ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी कह रही हैं और इसका रिप्लेसमेंट तैयार किया जा रहा है। सार्वजनिक तौर पर ये आप लगातार बता रहे हैं, अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं। जी। मेजर गौरव आर्य लगातार आपको ये बता रहे हैं कि जिनपिंग के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वो नजर नहीं आ रहे थे। 21 मई से 5 जून तक लापता थे जिनपिंग, चीनी सरकार मुखपत्र से भी गायब। पहली बार ब्रिक्स समिट में भी शामिल नहीं होने वाले हैं जिनपिंग, और बताया ये जा रहा है कि ये पहली बार हुआ है कि शिन्हुआ जैसे में अब वहां के मुखपत्र में इनकी कोई दिन नहीं होता था फोटो ना छपे। 3-3, 4-4 दिन इनकी फोटो नहीं छपी और दुनिया भर में ये खबर है, और जापान तक कह रहा है कि भाई साहब जिनपिंग इतने दिन गायब। भले ही वो कहीं भी गायब रहे, लेकिन कम से कम अखबारों में दिख जाता था। नहीं, बिल्कुल। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि किसी बाहरी ताकत ने शी जिनपिंग पर हमला करा, ये बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर ही उसके खिलाफ coup की तैयारी चल रही है। ये वेस्टर्न मीडिया भी डिस्कस कर रहा है, ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि अब लोग परेशान हो गए, रियल एस्टेट बस्ट हो गया वहां पे बैंक बंद हो गए, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट हैज क्रॉस 15%, और जो सुनहरा सपना दिखाया था चीनी कौम को कि ठीक है, अब वो चीनी कौम कह रही है चीनी कम, वो चीनी कम पे आ गए हैं आज की तारीख में, और इसका रिप्लेसमेंट तैयार किया जा रहा है। सर दिनेश, इसकी 2 चीजें खास हुई हैं जिसकी वजह से लोग इनके पीछे पड़े हैं। एक तो इनकी जो डेट डिप्लोमेसी थी कि हम जाएंगे, चीजों खरीदेंगे, लोगों को लोन दे देंगे, लोन वापस मिले ना मिले, लोग हमारे साथ होंगे, जितने देशों को डोट दिया। तो पैसे और दूसरा BRI में जो इन्वेस्टमेंट किया, कहीं से कोई चीज वापस नहीं आई है और पूरा रियल एस्टेट गिर गया यहाँ। लेकिन सर ये तो सारे पोस्ट तो इन्होंने कब्जा कर रखे हैं, इसीलिए सबके लिए जिम्मेदार यही है। और उसके लिए जो इनका होता है स्टैंडिंग कमिटी ऑन पॉलिट ब्यूरो, जिसमें 7 ही लोग होते हैं, वो 7 लोग जो है जो अंदर बातचीत करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है। वो 7 सबसे यहाँ सबसे पावरफुल लोग होते हैं पूरी पार्टी के, उनमें भी इनकी मौजूदगी नजर नहीं आ रही है। खबरों से आ रहा है अब ये मतलब कि तख्ता पलट अंदर से जरूर हुआ है, और हूं जिनताओं की जो क्लिकें थी वो एक्टिव हो गई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि ब्रिक्स में ऐसा कभी नहीं हुआ 12 साल के अपने कार्यकाल में कि ये ना पहुंचे ब्रिक्स, बिल्कुल, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री ली कियांग जाने वाले हैं उसमें सब। मतलब ये तो बहुत बड़ा इशारा है कि इनके साथ गड़बड़ है। हू जिनताओ वही है जिनकी इन्होंने पब्लिकली बेइज्जती करी थी, जो बगल में बैठा हुआ था, और शी जिनपिंग ने ये बोला था सिक्योरिटी को कि इस आदमी को ले जाओ, यहां से बाहर ले जाओ, उसने इशारा करा था, और वो इसके पहले चाइना का माई बाप था। जस्ट इमेजिन जिस लेवल पे हू जिनताओ था, वो तस्वीर तो बहुत देखी गई है। वो बगल से उठ रहे हैं, वो सिक्योरिटी वाला लेके जा रहा है बाहर, बड़ी बेइज्जती वाली बेइज्जती उन्होंने करी। और चाइना का एक और चीज बता दूं, चाइना का कल्चर है कि सरेआम सैक नहीं करते, वो धीरे धीरे इंसान को इररिलेवेंट कर देते हैं। मेन मीटिंग होती है उसमें कोई आता ही नहीं, मेन मीटिंग होती है इनको बताते ही नहीं। इस तरीके से चाइना धीरे धीरे जलील करके आदमी को निकाल देता है, जैसे शी जिनपिंग ने हू जिनताओ को करा था। अब इसी के साथ वही हो रहा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इनके सिर की भी एक मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी शायद हुई है 2024 में, और वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है क्योंकि इनके सिर में निशान बहुत गोपनीय रखते हैं ना हर चीज को। अब पता चल रहा है कि एक्चुअली ये सर्जरी से भी जाती है, और उसके बाद ये उतने एफिशिएंट नहीं रह गए। दिनेश, इतने गोपनीय कि यही गोपनीय हो गए। पूरा मामला गोपनीय चल रहा है, और अब सब लोग इस पर चिंता कर रहे हैं गए कहां। तो गए कहां, हम सब जानते हैं कहां गए। हू जिनताओ को इन्होंने गायब किया, अब उनका क्लिके सामने। तो ये बड़ी अच्छी बात अभी मार्शल श्रीवास्तव कह रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में भी देखिए ना, आप जिस चीज का काम करेंगे, अगर आप इत्र का काम करते हैं, इत्र हाथ से महकेगा, वहां इतनी गोपनीयता बरती जाती है, इतना चीजों को क्लैंडस्टाइन रखा जाता है, आप खुद ही गोपनीय होने की तरफ चल पड़े। 1971 युद्ध पर बिलावल भुट्टो का बयान, चलिए सुन लीजिए इसको, अजीबोगरीब बयान। ये जो माल फूकने वाली बात कहते हैं ना मेजर गौरव आर्य, देखिए माल फूकना कैसे होता है। बिलावल भुट्टो का अजीबोगरीब बयान, पाकिस्तानी डिक्शनरी में सरेंडर जैसा कोई शब्द ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर और 4 जंग में हार पर भी पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने नहीं आई। बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं जरा देखिए, ये सुनिए। और हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि कहां से आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो इनको चाहिए वो ढूंढ लेंगे। इन्होंने कहा यह है कि देयर इज नो वर्ड एज सरेंडर इन पाकिस्तान डिक्शनरी। इसी का नाना भीख मांगने गया था शिमला, जो ये कह रहा है ना कि सरेंडर नहीं। जुल्फिकार अली भुट्टो गया था 1972 में शिमला, और श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने गिड़गिड़ाया था। यही गिड़गिड़ाया था, पैर पे गिर के श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सामने गिड़गिड़ाया था इसका नाना, जो आज कह रहा है सरेंडर नहीं है। 92,000 पतलून आज भी ढाका में है, उसका म्यूजियम बना देना चाहिए बांग्लादेशियों। एक म्यूजियम बनाओ जिसमें सारी की सारी पाकिस्तानियों के पतलूने वहां पे टांगी हैं।
ये देखिए ना, ये इसको कहते हैं चमचागिरी। ये क्या चाहता है कि जिस दिन शहबाज हटे तो मुझे गद्दी पे विराजमान कर दें ये लोग। ये चाह रहा है ये। इसीलिए पाकिस्तान, इतना बड़ा झूठ कौन बोल सकता है कि पाकिस्तानी फौज को सरेंडर जैसी चीज, अरे सरेंडर ही तो पता है उनको, और इसके आलम क्या पता है उनको। गौरव एक ऐड कर दूं जी। इसको नहीं बनाएंगे, मरियम जी उधर लाइन में खड़ी हैं। अब सर ये ये बात आप ठीक कह रहे हैं। वो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं बता रहा केमिस्ट्री की हूं, बात भी की जाती है। मरियम जी का जो हाँ, वो जो आप नहीं कह रहे वो दर्शक समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या वो इतना प्रगाढ़ चल रहा है मामला? बहुत प्रगाढ़, क्योंकि बनाना इन्हीं को है, मार्शल जी को। ओ, तो फिर फील्ड मार्शल। तो ये बिलावल अपनी मिट्टी पलीत करने में क्यों? ये इतना सारा कह भी देगा, आने वाले दिनों में ये हलक में फंस भी जाएगा, लोग हाथ डाल के निकालेंगे क्या कहा था बोल फिर से, और फिर वहां वो गद्दी भी नहीं मिलेगी, तो ये फिर क्यों कर रहे हैं? गुनाह बेलज्जत हो जाएगा। आए भाई, कुछ चीज होते हैं भाई। ये कहते हैं कि गुनाह बेलज्जत नहीं किया जाना चाहिए। अगर गुनाह करो तो कम से कम उसके एवज में कुछ मिलना चाहिए। तो फिर ये एवज क्या होगी इनकी, क्या मिलेगा इनका? कुछ नहीं, इनकी एक उम्मीद है। और इनके साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा नाना फलाना था तो मेरी माँ फलानी थी तो मेरा बाप फलाना है, तो इसलिए मुझे, इसको क्यों एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया था? आप समझ लीजिए, पाकिस्तान कहता है कि ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री इन द वर्ल्ड, ओनली न्यूक्लियर मुस्लिम, और उनका टैगलाइन ही यही है, कॉलर ट्यून ही यही है कि ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर कंट्री। ओ भाई, तुमने कल के बच्चे को क्यों बनाया और खड़ा किसके सामने कर दिया? डॉक्टर जयशंकर क्या ये तस्वीरें वो देखते नहीं होंगे? बिलावल क्या ये तस्वीरें नहीं देखते होंगे? ये सिलेबस से बाहर कर दिया। ये देखिए साहब, ऐसा है। ये बताइए जरा मेजर गौरव आर्य, क्या तस्वीरें हैं ये हमारे दर्शकों? ये पाकिस्तान जब जीता था, जब पाकिस्तान 1971 में जंग जीता था, और पूरी तरह से, ये जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान ने लाल किले पे जब सब्ज परचम लहराया था और भारत ने अपनी जीत तस्लीम करी थी, हार तस्लीम करी थी, सॉरी हार तस्लीम करी थी, उसकी कहानी है। अरे बिलावल सही बोल रहे हैं, इस फौज ने कहां सरेंडर देखा है साहब? ये इस तरीके से कौन पतलूने उतारते हैं? ये बिलावल से पूछा जाना चाहिए कि ये पतलून उतारते हुए पाकिस्तानी नहीं है क्या इस तरीके से सरेंडर करते हुए और वहां दस्तखत करते हुए, क्या वो सरेंडर के अच्छा वो कागज इनके पास भेजा जाए तो उससे ही मुकर जाएंगे क्या? ये सबसे मुकर जाएंगे। इन्होंने पता है पाकिस्तान स्टडीज में अपने बच्चों को क्या सिखाया है पाकिस्तानियों ने? इतनी मक्कार कौम है ये पाकिस्तानियों की। इन्होंने अपने बच्चों को ये सिखाया है कि वो लड़ाई हम जीत गए थे, वो 1971 की लड़ाई पाकिस्तान जीत गया था, लेकिन भारत ने कुछ साजिश करी है। अच्छा ये बताइए, जिस दिन सरेंडर हुआ जी, उस दिन तक वहां का अखबार डॉन ये छाप रहा था कि हम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते। अरे वहां सरेंडर हो गया, तुम आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते? नोट पूरे कुएं में भांग घुली है क्या? उन्होंने ये भी उन्होंने यहां तक बोला था कि साहब हम बस जीतने वाले हैं, किसी भी दिन आपको खुशखबरी मिल सकती है, और काफिरों को इतना मारा है कि काफिर हाथ जोड़ के रो रहे हैं हमारे सामने। क्या मालिक माफ कर दो मालिक। गौरव वो किस्सा भी तो बता दो, जो याया जो बैठे अंदर दारू पी रहे थे, हम तो जीत ही गए। मैं वो किस्सा बता नहीं सकता सर, फैमिलीज देखती हैं। इनका जो डिक्टेटर था याया खान, याया खान के कमरे में 3 दिन तक उसका एडीसी खटखटा रहा था कि सर प्लीज हम लोग हार रहे हैं, ढाका इज फॉलन, सर प्लीज ढाका गिर चुका है, आर्मी सरेंडर करने जा रही है, सर प्लीज कुछ करें आप राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के। वहां से सिर्फ एक आवाज आई, डू नॉट डिस्टर्ब। शराब के नशे में, और XYZ ही वॉज बिजी। नाउ अब आप अपने हिसाब से XYZ समझिए, हम आप प्रबुद्ध हैं सब, और अब टुकड़ों में जाएगा ब्रिटिश नेवी का फाइटर। अगली खबर देखिए जरा, ये जो है ये जिसके आसपास बड़ा मिस्ट्री बना के रखी जाती है ना कि हमारी बड़ी खतरनाक मशीन है, देखिए उसका क्या हाल हुआ पड़ा है। ये केरला में खड़ा हुआ है, और अब तो कहते हैं केरला में सर इसको लेके मीम बन रहा है कि जो केरला आता है वो नहीं जाता है। इसको देख लो, F विमान को देख लो। अब बहरहाल 14 जून से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर F-35 खड़ा हुआ है। रिपेयरिंग के बाद भी फाइटर उड़ान भरने की हालत में नहीं है। 14 जून को फाइटर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा। सुनने में बड़ा वजनी नाम आपको लग रहा होगा, लेकिन हालत देखिए क्या है। और कहा, अच्छा इसको ये भी कहा गया कि ऐसे खुले में मत रखो, बहुत तुम्हारा कीमती है, चलो हैंगर में। कहते हैं इनको इस बात का डर था कि वो स्टडी ना कर लिया जाए एयर मार्शल सर। ऐसा है ना, वो इतना गुप्त इसीलिए रखा जा रहा है कि अब ये गुप्त तरीके से इसको इसके विंग्स निकाले जाएंगे, इसका टेल निकाला जाएगा, तब ये इतना कंपैटिबल हो जाएगा। इसलिए इसको गुप्त रखा जा रहा है ताकि इसको जो रोग हो गया है वो गुप्त ही रहे। उसके बाद इसके दोनों विंग्स निकल जाएंगे, इसका टेल निकल जाएगा, और तब ये ग्लोब मास्टर में अंदर चला जाएगा। तो सर अब इसके पुर्जे करके, पुर्जे मतलब बहुत ज्यादा पुर्जे नहीं होंगे, मतलब लेकिन विंग्स अलग, टेल अलग, उसी को पुर्जा इसके साथ हुआ क्या? तबीयत कैसे खराब हो गई इसकी? देखिए तबीयत इसकी इतनी खराब हो चुकी है कि अब पूरे लॉकडाउन। F-35 बड़ा खतरनाक है सर।
ये तो अकेला है। हाँ। पूरे लॉकहीड मार्टिन की तबीयत खराब हो गई, अब कोई F-35 खरीद नहीं रहा है। लोग कह रहे हैं भाई साहब ये तो कहीं चला गया। ऊपर से केरला वाले कह रहे हैं हमारे यहाँ जो आता है वो जाता नहीं, क्योंकि हम इतने सुंदर देश हैं। तो अब ये वाली बात आ गई है, गॉड्स ओन कंट्री। अब ये डर का माहौल फैल गया है। ये आप अगर सीरियसली स्पीकिंग अगर मुझसे पूछेंगे तो इनका जो भी इनके पास टूल्स टेस्ट इक्विपमेंट लेके आना था वो इनके जो हम कहते हैं BRD बेस रिपेयर डिपो लेवल जो होता है उसमें नहीं हो सकता है, इसको OEM के पास ही जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास ये लॉकहीड मार्टिन जाएगा। ये लॉकहीड मार्टिन जाएगा। और ये बात कि जहाज उतरे तो ना उड़ सके, बहुत सारी आज तक मैंने ये घटना एयरफोर्स में नहीं देखी। सर, जैसे किराना हिल्स के इर्द गिर्द बहुत सारी मिस्ट है, इसके इर्द गिर्द भी बहुत सारी इस तरह की धुंध है। कुछ कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले मामले में कुछ हमने इधर से सिग्नल भेजे, कुछ ऐसा हुआ कि मामला ऐसा फंस गया कि इनको लैंड ही करना पड़ा। कुछ कह रहे हैं फ्यूल वाला मामला था। बहुत सारी चीजें चल रही। एक्चुअली क्या हो सकता है सर? देखिए पॉसिबिलिटी, अब सीरियसली हमारा शो तो वैसा है ना, लेकिन सीरियसली स्पीकिंग पॉसिबिलिटी यह है कि ये उतरे किसी इमरजेंसी की वजह से जो गलत अनाउंस की गई। फ्यूल की इमरजेंसी मैं मानता नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि अभी तो आप टेक ऑफ किए थे वहां से, तो आपने सब कुछ किया होगा। वेदर की इमरजेंसी नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर वेदर खराब होता, वो प्रेडिक्टेबल होता, तो आपको क्यों कोई टेक ऑफ करने देता? तो ये F-35 का मार्केट इससे क्या मतलब, क्या उसको? देखिए रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हुई है। कोई भी जहाज खराब हो सकता है, और पहली बार नहीं है कि F-35 खराब हुआ है। लेकिन इतना समय लग गया, खुले में पड़ा रहा, लोग उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस प्लेटफॉर्म पे जो ग्लोबल कॉन्फिडेंस था वो कम हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बात बोलूं कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही है ना सोशल मीडिया में कि ये कर दिया और भारत ने उसकी टेक्नोलॉजी देख ली, ये सब नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है, जो मैं मानता हूं, सर ने बोला बिल्कुल बात ठीक बोली है, इसमें ऐसी खराबी हुई है कि इंग्लैंड के, यूके के बस का नहीं है इसको ठीक करना। अब ये जाएगा जिसको हम फौज में कहते हैं बेस वर्कशॉप। अब ये वहां पे पाना वाना लगा के इसका एक लेवल स्क्रू करा ऊपर, जाएगा। एक लेवल ऊपर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास ही जाएगा। क्योंकि कुछ सुविधाएं उन्हीं के पास होती हैं। फाइनल फ्रंटियर उसको मानते हैं, जहां ये जहाज बना था। अब बात ये आती है कि इसमें क्या हो सकता है, वो वाली जो बात आती है, क्या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है? अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती तो इक्विपमेंट लाके रीलोड कर देते। तो आप कह रहे हैं मतलब कि ये मिक्स्ड है। इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक, ये जो बीमारी है ये मायके जाके ही ठीक होगी। ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। चलिए अगली खबर देख लीजिए। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM डील को दी मंजूरी। 36,000 करोड़ की लागत से खरीदी जाएगी ये मिसाइलें। थल सेना को 3 रेजिमेंट्स, वायुसेना के लिए 3 स्क्वाड्रन। क्या फर्क पड़ेगा सर इसके आने से? बहुत फर्क पड़ेगा। ये जो हमारा स्वाम ड्रोन्स का जो अटैक होता है, थ्रेट है, उसको हैंडल करने में बहुत सक्षम रहेगी। अच्छा, क्योंकि ये पॉइंट डिफेंस के काम आएगी। जब हम पॉइंट डिफेंस करते हैं उसका मतलब सम एरिया विच इज स्पेस के हिसाब से छोटा है, उसके डिफेंस में काम आएगी। और इसमें जो मिसाइल लगे उसकी लागत भी कम है। तो ये एक तरीके से टेरराइजेशन बोलते हैं, उस टेरराइजेशन में काम आएगी, लास्ट ईयर में काम आएगी। ये बहुत जरूरी है। और हम लगातार आपको बता रहे हैं प्रतिशोध में कि इस तरीके का एक्विजिशन, इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग इतनी स्पीड में कभी डिफेंस के सेक्टर में हिंदुस्तान में नहीं देखा गया। देखिए सेना 400 हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल यानी HMRV खरीदेगी। मेक इन इंडिया के तहत बनाई जाएगी HMRV सर्विलांस सिस्टम ड्रोन से लैस होंगे। 2 सालों में HMRV की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। सर ये क्या होता है HMRV? देखिए साहब, ऐसा है कि ये जो कर रहे हैं ना इसमें HMRV, सर दिस इज दैट व्हीकल बेस्ड थिंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। यस, व्हीकल बेस्ड इक्विपमेंट। बिल्कुल सर, हाई मोबिलिटी व्हीकल बेस्ड इक्विपमेंट है और ये काफी चीजों में मदद करेगी। सर मैं हाई मोबिलिटी रेस्क्यू व्हीकल, रेस्क्यू व्हीकल सर, इसमें इज इट आल्सो अ मैलफंक्शनिंग थिंग, हाउ टू टेक केयर ऑफ दैट और नो? नो, मैलफंक्शनिंग नहीं है, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, जो रेस्क्यू व्हीकल आप बोल रहे हैं, तो किसी भी चीज में जाकर के जहां हमें जरूरत पड़ी जी, वहां पर हम वही कह रहा था सर कि जहां जरूरत पड़ेगी। ये बेसिकली क्या है कि जब कोई चीज खराब होती है सर, बिल्कुल सही, ऐसा है, जब कोई चीज खराब होती है, इसका बैकग्राउंड दे दूं। जितने भी पहले मिसाइल स्क्वाड्रन्स आते थे उसमें एक रेस्क्यू व्हीकल रहती थी हमेशा। अच्छा। तो आपने अभी बहुत सारे ले लिए, उसको ले जाने के लिए वापस नहीं, वहीं ऑन द स्पॉट ठीक करने के लिए। जैसे F-35 खराब हुआ, कौन ठीक करेगा? तो रेस्क्यू व्हीकल में आपके लॉजिस्टिक्स होती है, सामान छोटे-छोटे होते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी वेपन प्लेटफॉर्म का जब खराब हो जाता है, टर्न अराउंड टाइम होता है कि भाई क्या आप उसको पीछे भेजोगे, आगे भेजोगे? तो ये जो प्लेटफॉर्म है क्या करेगा कि जल्दी से जल्दी इसको वहीं पे ठीक करा और आगे बढ़ा। सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। वेपन प्लेटफॉर्म जितने तरह के होते हैं, कोई गड़बड़ी आए तो जाकर वहीं जगह पर ठीक कर देगा।